हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं नीट 2027 की तैयारी बायोलॉजी के सबसे इजी और सबसे बेसिक चैप्टर से, जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बच्चों कॉपी पेन उठा लो, एनर्जी ले आओ अपने अंदर, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं बढ़िया सा चैप्टर जो कि है सेल, जो पूरी बायोलॉजी का क्या है, बेसिक है। अगर सेल ही नहीं आता तो बायो क्या पढ़ी, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेल। पर आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें पहले देखेंगे जो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिजम्स की, तो ऑर्गेनिजम्स हमने दो टाइप्स में डिवाइड करे हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देम, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मैम ये इतना इजी क्यों बता रहे हो, क्यों ही बता रहे हो? अरे बच्चों ज़रूरी है, पता होना चाहिए, ताकि जब हम डिटेल में जाएं तो किसी को भी कोई भी डाउट ना आए। तो चलो, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एक ही सेल के बने होते हैं। मल्टी सेल्यूलर दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, उन्हें बोलते हैं हम क्या, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब बच्चों इनके एग्जाम्पल, ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, चलो बता दो फटाफट से एग्जाम्पल। यूनिसेल्यूलर के एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा या फिर बैक्टीरिया, और मल्टी सेल्यूलर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ह्यूमंस हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएंगे। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अगर मैं बात करूं फंजाई की, फंजाई भी क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एक्सेप्ट ईस्ट। और कौन आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे। तो ये सब कैसे ऑर्गेनिज्म है बच्चों, ये सारे के सारे ही मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, राइट। मैम आपने तो सीधा यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बता दिया। अब चलते हैं थोड़ी हिस्ट्री पे। सेल की डिस्कवरी हुई कैसे, क्यों हुई, किसने की? सबसे पहले हम देखेंगे कुछ साइंटिस्ट के नाम और उनकी डिस्कवरी। ठीक है, चलो फटाफट से देखते हैं साइंटिस्ट के नाम। तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट आए थे दैट वाज दी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक बच्चों, इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी, डेड सेल की। अब इन्होंने ये डेड सेल कहाँ देखा था, इन्होंने देखे थे कॉर्क सेल। कौन से सेल बच्चों, कॉर्क सेल। अब ये कॉर्क सेल क्या होते हैं, जो प्लांट्स ट्रीज होते हैं बेसिकली, उनका जो तना होता है, उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उनमें डेड सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉर्क सेल। अब ये कॉर्क सेल का काम क्या है, ये जो कॉर्क सेल हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकंड जो हमारे साइंटिस्ट आए थे, ही वॉज द एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। अब बच्चों इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्कवर किए थे फर्स्ट लिविंग सेल। अब लिविंग सेल कैसे डिस्कवर किए, ऐसा सेल जो कि मोटाइल है। मोटाइल का मतलब जो मूव कर रहा है, जो बच्चों मूव कर रहा है। नाउ फिर आते हैं हमारे अनदर साइंटिस्ट जिनको बोलते हैं हम रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने बच्चों डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ और साइंटिस्ट पे। एक का नाम है मैथियस स्क्लिडेन। मैथियस स्क्लिडेन। अब ये जो मैथियस स्क्लिडेन है ना बच्चों, ये थे बॉटनिस्ट। अब अगर बॉटनिस्ट हैं तो बता दो फिर किस पे स्टडी की होगी इन्होंने करी थी स्टडी प्लांट्स की। और इन्होंने कह दिया कि जो प्लांट्स है भाई वो बने होते हैं सेल के, और अलग अलग सेल मिलके क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं, राइट। तो ही सेड दैट प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल व्हिच टुगेदर फॉर्म द टिश्यू। तो ये इन्होंने क्या कहा, मैथियस स्क्लिडेन ने कहा, जो कि बॉटनिस्ट है। इनके बाद कौन आए, इनके बाद आ गए
थियोडोर श्वान। अब ये कौन है? ये है बच्चों जूलॉजिस्ट। अब इन्होंने क्या कहा? अब जूलॉजिस्ट है तो इन्होंने एनिमल सेल स्टडी कर लिया और इन्होंने देखा हर एनिमल सेल में एक आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है जिसको आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो, दैट इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एनिमल सेल में एक लेयर प्रेजेंट होती है आउटर मोस्ट, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इन्होंने और क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। तो उन्होंने बोला द फीचर ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज फॉर द प्लांट्स नॉट फॉर द एनिमल्स, इज अ यूनिक फीचर्स ऑफ द प्लांट नॉट फॉर द एनिमल्स। तो ये किसने बोला? थियोडोर श्वान ने बोला। अब बच्चों आगे आगे बढ़ते ये सेल थ्योरी भी देने लग गए। तो इन्होंने कह दिया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। जब सेल थ्योरी की बात आई, जब इन्होंने मिलकर क्या कंक्लूड किया प्लांट्स और एनिमल्स को पढ़ के, इन्होंने कंक्लूड किया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ cells and their products पर बच्चों इन्हें ये तो पता ही नहीं था कि भाई नए सेल कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, मैंने मान लिया प्लांट सेल्स के बने हैं, एनिमल्स भी सेल्स के बने हैं, बट अब बात ये है कि नए सेल कहाँ से आ रहे हैं, राइट? तो फिर आए थे हमारे अनदर साइंटिस्ट जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चो, और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा सारे सेल्स अराइज होते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल पहले से एग्जिस्ट करता है वही डिवाइड करेगा और वही एक नया सेल, दो नए सेल बना देगा। तो ये रहा एक सेल ने डिवाइड किया, बना दिए दो नए सेल। So he said all new cells arise from the pre-existing cells. So हमारी जो सेल थ्योरी आई फाइनली बच्चों वो क्या आई? All plants and animals are composed of cells and their products. Then all cells arise from the pre-existing cells. This was the cell theory. Clear हुआ अभी तक? सब सिंपल है। कुछ नाम बच्चों याद करने की जरूरत है। रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, रॉबर्ट ब्राउन, मैथ्यू शिल्डिन, थियोडोर श्वान एंड द रुडोल्फ विर्चो। ये नाम याद करने पड़ेंगे, कई बार नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट? चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब मैंने ये तो बोल दिया यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अरे भाई अगर मैं ऑर्गेनिज्म बोल रही हूँ तो मतलब वो जिंदा है। जिंदा है क्यों है? क्योंकि वो सारे के सारे एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, राइट? तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल हैं पर तब भी दे आर परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शन, दे आर परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एंड दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। भाई खुद से एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसी और की जरूरत नहीं है, एक ही सेल है, सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और जिंदा है ना बच्चों? कमाल की बात। चलो तो ये था हमारा कुछ इंट्रो और कुछ बेसिक पार्ट। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर भी हुआ होगा। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया। अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन द सेल टाइप। अगर मैं सेल के टाइप की बात करूं तो इसमें भी क्या आ जाएंगे? दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। एक आ जाएंगे प्रोकैरियोट्स और दूसरे आ जाएंगे यूकैरियोट्स। बच्चों सेल चैप्टर में हम इन्हीं दोनों को डिटेल में इंडिविजुअली पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे क्या, प्रोकैरियोटिक सेल को।
डेफिनेशन पूछ ली कि ये प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है, तो सब ये कह देंगे जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है। बिल्कुल सही बात है। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। बट क्या ये बताओ इसका मीनिंग पता है? सबने रट तो लिया, पर क्या इसका मीनिंग पता है? बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल में वो ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे जिनकी मेम्ब्रेन होती है। तो बच्चों बता दो कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन से कैसे ऑर्गेनेल्स हैं। देखो, अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस की भी बात करें तो दो ही मेम्ब्रेन होती हैं, तो इनके पास क्या है? दो मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। स्ट्रक्चर कैसा होगा? चलो देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट की अगर दो मेम्ब्रेन बना दूं, एक बना दी आउटर मेम्ब्रेन, एक बना दी इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन है कि नहीं है? राइट। नेक्स्ट देखते हैं और कौन से ऑर्गेनेल्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी है, then we have lysosome, then vacuole। ये कैसे ऑर्गेनेल्स हैं? ये वो ऑर्गेनेल्स हैं जिनकी एक ही मेम्ब्रेन है, इनकी मेम्ब्रेन है खाली एक ही, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। और ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, फटाफट से बता दो। राइबोसोम। और कौन सा है? एनिमल सेल में होता है एक सेंट्रियोल। राइबोसोम और सेंट्रियोल की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। सेंट्रियोल बच्चों सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ, सॉरी माय मिस्टेक, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता। तो इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसकी भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो अगर मैं बात करूं एज पर द डेफिनेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इतना तो क्लियर हो गया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल होगा विच इज द राइबोसोम। राइट। ये अभी मैंने कुछ बेसिक बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इन द डिटेल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो बच्चों एक बढ़िया सा बनाएंगे हम डायग्राम और डिस्कस करेंगे सेल एनवेलप एंड द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स और उनके फंक्शन जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल। बच्चों जितना छोटा है ना ये, उतना ही खतरनाक भी है। ठीक है, डायग्राम मिस नहीं करना है। बायो में डायग्राम के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रोकैरियोटिक सेल के या बैक्टीरिया की मैंने बना ली कुछ लेयर्स। कुछ इस तरीके से मैंने बना दी लेयर्स, और यहाँ से मैंने एक ये भी बना दिया। ठीक है, क्या लंबा से सोच सकते हो ये मैंने क्या बनाया है? कोई आइडिया है तो जल्दी से बता दो क्या बनाया है। ठीक है, तो बच्चों ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। इसके इनर लेयर को हम बोलते हैं सेल वॉल, और ये जो इनरमोस्ट लेयर है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ फोल्डिंग्स बनाई हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, इन द फॉर्म ऑफ टिब्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ लेमिले, जो कि मैं बताऊंगी अभी कौन सा क्या है। इनको हम बोलते हैं मीजोजोम्स। ये जो इन फोल्डिंग्स हैं इनको हम बोल देते हैं मीजोसोम्स। ठीक है, अब बच्चों साइटोप्लाज्म तो सेल के अंदर होगा ही होगा, इसके साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है
इनका डीएनए। अब वो जो डीएनए है ना बच्चों, वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। अब इसकी कोई मेम्ब्रेन तो है नहीं जो डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो डीएनए इज हेल्ड विद सम प्रोटीन्स जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। अब बच्चों ये समझो, इसकी कोई मेम्ब्रेन तो है नहीं, अब इसने स्टोर कर रखा है क्या? अपना जेनेटिक मटेरियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सेव करके उसे रखना है। तो वो ऐसा नहीं है कि कहीं भी प्रेजेंट है, नहीं। दैट डीएनए इज हेल्ड बाय सम प्रोटीन्स इन अ रीजन जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब डीएनए के अलावा इनमें कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर भी होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द बैक्टीरिया। बच्चों अभी बताया था क्या प्रेजेंट होंगे यहाँ पे? छोटे छोटे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, ठीक है। और अगर मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी बना दूं तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम। नाउ यहाँ पे कुछ सरफेस स्ट्रक्चर भी बनाएंगे हम। एक मैंने बनाया है विच इज दी फ्लैजेला। फ्लैजेला के बच्चों 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बेसल बॉडी, एक होता है हुक, एंड तीसरा इज दी फिलामेंट। बच्चों ये डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लेना, गूगल पे देख के या वीडियोस में देख के, बस छोड़ मत देना, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा, पेपर में नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस, है ना। खुद से डायग्राम ड्रॉ करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी चीजें समझ में आएंगी, क्लैरिटी भी होगी, डाउट्स भी आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है, पॉलीराइबोसोम बना दिया, राइबोसोम बना दिया। कुछ स्टोरेज फॉर्म में मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी, जिसको बोलते हैं हम इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। अब कुछ सरफेस स्ट्रक्चर जो रह गए हैं, एक होता है बच्चों पिलाय। कुछ इस तरीके से बना देते हैं पिलाय को, मैं मार्क नहीं करूंगी अब यहाँ पे, दिस इज द पिलाय, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं बचा है। चलो यहाँ कर देते हैं, ये क्या है? ये है पिलाय। और जो छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ इस तरीके के, इनका रोल भी हम डिस्कस करेंगे। इसे बोलते हैं फिम्ब्रेई, इसे बोलते हैं फिम्ब्रेई। बढ़िया डायग्राम बना है बच्चों, बैक्टीरिया का, प्रोकैरियोटिक सेल का। सही बना है, अच्छा ही बना है, नहीं? चलो ठीक है। तो बच्चों हमने इस बैक्टीरिया की 3 वॉल लेयर डिस्कस करी, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। तो हम बोलते हैं सेल एनवेलप। सेल एनवेलप। अब ये सेल एनवेलप क्या है भाई? एनवेलप का मतलब क्या है? कवरिंग, राइट। ऐसे ही ये 3 लेयर्स इस सेल को प्रोटेक्ट करके, एनवेलप करके रखती हैं। तो सेल एनवेलप का कौन कौन सा पार्ट आ गया बच्चों? पहला तो आ गया ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड आ गया सेल वॉल, एंड थर्ड आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, नीट में आया हुआ क्या क्वेश्चन है? अरेंज द वॉल लेयर्स ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम आउटरमोस्ट टू इनरमोस्ट। कितना इजी है? आउटरमोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, है ना भाई? इजी क्वेश्चन है कि नहीं है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बट ढंग से पढ़ाओ तभी अटेम्प्ट हो पाएंगे। और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जरूर, पता लगे आउटरमोस्ट टू इनरमोस्ट पूछा है, आंसर दे के आ रहे हो इनरमोस्ट टू आउटरमोस्ट का, है ना। तो क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो प्रेजेंट हो सकती है एक कैप्सूल की फॉर्म में या फिर स्लाइम लेयर, स्लाइमी लेयर की फॉर्म में, ठीक है। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये बनी होती है किसकी? पॉलीसैकेराइड,
पॉलीसैकराइड, इसका मतलब क्या है? बायो में हमेशा टर्म्स को कर लिया करो ब्रेक। पॉली मतलब मैनी, सैकराइड मतलब शुगर। बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल से मिलके क्या बनी है? ग्लाइकोकैलिक्स बनी है। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद आती है हमारी सेल वॉल। हमारी नहीं आती, बैक्टीरिया की आती है, हमारे अंदर तो सेल वॉल ही नहीं है। चलो, ये जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन, अब ये क्या है? क्या है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन? अगेन बच्चों वर्ड को ब्रेक करो। पेप्टाइडो, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकेन मतलब कि शुगर, मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड भी है और शुगर भी है, राइट? तो क्या है वो स्ट्रक्चर? उसमें हमारे आएंगी दो टाइप की शुगर, वन इज द नैग एंड अनदर है नैम। अब ये नैग क्या है? नैग है एन-एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। नैम है एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अब बच्चों ये पेप्टाइडोग्लाइकेन ना, ये क्रॉस लिंकिंग फॉर्म में होती है। कैसे होगी? ये सपोज करो नैग की शुगर है और ये है नैम। तो बच्चों जो नैम है, नैम के ऊपर प्रेजेंट होती है अमीनो एसिड की चेन। अमीनो एसिड की चेन प्रेजेंट होती है नैम के ऊपर, जो दो लेयर्स को जोड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग। इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग अपीयर हो जाती है, ठीक है? तो ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, जिसमें आ जाता है हमारा नैग और नैम शुगर। नाउ कम्स द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सब में ही सेम है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है? तो इसका स्ट्रक्चर हम तब डिस्कस करेंगे जब हम यूकैरियोट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक क्लियर हुआ ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड द प्लाज्मा और द सेल मेम्ब्रेन। बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे अब हम। चलो, तो ये तो हो गई हमारी वॉल लेयर्स। अब डिस्कस कर लेते हैं सरफेस स्ट्रक्चर को, एक एक करके सारे स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। अगर मैं यहाँ पे सरफेस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बच्चों मैंने 3 सरफेस स्ट्रक्चर बनाए हैं। कौन कौन से हैं? अगेन फ्लो चार्ट बना लेते हैं। एक तो है फ्लैजेला, देन है पिलाई एंड देन है फिम्ब्रेई। तो बच्चों फ्लैजेला के 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी लिख दिए। फ्लैजेला जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मोटिलिटी के लिए, मतलब कि बैक्टीरियल सेल की मूवमेंट के लिए। पिलाई किस में हेल्प करता है बच्चों? पिलाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कॉन्जुगेशन। अब मैम ये क्या है? ये बच्चों क्या है, चलो इसे समझते हैं। ये बनाया मैंने एक बैक्टीरियल सेल जिसके पास प्लाज्मिड है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लाज्मिड। और यहां पे मैंने बना दिया दूसरा बैक्टीरियल सेल जिसमें प्लाज्मिड नहीं है। इन दोनों के बीच में एक ट्यूब का फॉर्मेशन होगा जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब और द पिलाई। और अब होगा क्या? ये जो प्लाज्मिड है दिस विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस टू दिस। तो बेसिकली इसी को बोलते हैं हम कॉन्जुगेशन और इसी को बोला हमने पिलाई। तो ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी दिस इज दी पिलाई। नाउ नेक्स्ट आता है फिम्ब्रेई। अब बैक्टीरिया क्या करता है बच्चों? बैक्टीरिया कहीं ना कहीं अटैच होगा होस्ट से, तभी तो उसे कुछ हार्म कर पाएगा, राइट? तो जो फिम्ब्रेई है वो हेल्प करता है बैक्टीरिया को कि वो अटैच हो पाए
होस्ट से या फिर जहाँ पे भी उसे अटैच होना है जैसे कि रॉक्स से। ठीक है, तो फिम्ब्रे क्या करता है? फिम्ब्रे हेल्प्स इन द अटैचमेंट टू रॉक्स, स्ट्रीम्स एंड होस्ट। तो ये हो गए बच्चों सारे के सारे सरफेस स्ट्रक्चर। अब ये जो पिलाय है ये बना होता है प्रोटीन का, जिसको हम कहते हैं पाइलिन प्रोटीन, पर इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आता तो इसके बारे में ज़रूरी नहीं है, ये बस मैंने ऐसे ही बता दिया। अच्छा बच्चों, ये पता है कि हम एंटीबायोटिक क्यों खाते हैं आप लोगों को? एंटीबायोटिक हम कहते, जब भी हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम एंटीबायोटिक खाते हैं। अब ये एंटीबायोटिक ऐसे क्या इफेक्ट करती है कि हमारा इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, या बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता, या बैक्टीरिया मर जाता है? तो बच्चों इसका आंसर सुना है, छुपा है इस सेल वॉल में। मैंने बताया कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो एक क्रॉस लिंकिंग बना लेता है, राइट? सपोज करो एंटीबायोटिक खाई और उसने पेप्टाइडोग्लाइकन को क्रॉस लिंकिंग बनाने ही नहीं दी। जब क्रॉस लिंकिंग बनेगी नहीं तो क्या होगा? बैक्टीरिया की सेल वॉल ही फॉर्म नहीं होगी, तो बैक्टीरिया आगे ग्रो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए पेप्टाइडोग्लाइकन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बैक्टीरिया एंड एंटीबायोटिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, राइट? चलो आगे बढ़ेंगे। सरफेस स्ट्रक्चर हो गए, सेल एनवेलप हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड तो मैंने बता ही दिया बच्चों, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जो न्यूक्लियोइड है, डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए हेल्ड विथ सम प्रोटीन्स इन अ रीजन जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद द प्लाज्मिड। विद द प्लाज्मिड, अब ये प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड है बच्चों एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर मतलब कि जो हमारा नहीं, बैक्टीरिया का जो डीएनए है उससे अलग प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। अब ये बैक्टीरिया में क्या रोल प्ले कर रहा है? दिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब सपोज करो इस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है जिसमें ऐसे जीन्स हैं दैट आर कोडिंग फॉर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, और हमने ले ली टेट्रासाइक्लिन वाली दवाई, तो क्या होगा? इसके पास तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बैक्टीरिया को, ये आराम से सरवाइव कर जाएगा। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बैक्टीरिया, राइट? ये बायोटेक में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो प्लाज्मिड का यही रोल है कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट विच इज द राइबोसोम। क्या है बच्चों? नेक्स्ट पार्ट है राइबोसोम्स। अब जो राइबोसोम्स होते हैं ना प्रोकैरियोट्स में, वो होते हैं बच्चों 70S। 70S, ये हम कैपिटल S लिखते हैं। अब ये क्या है? दिस इज बेसिकली दी स्वेडबर्ग यूनिट। और ये जो स्वेडबर्ग यूनिट है इट इज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट पे। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मतलब कि जब राइबोसोम को सेपरेट किया तो वो किस रेट पे सेडिमेंट हुए उसके बेसिस पे ये वैल्यू दी गई है विच इज दी 70S। अब ये जो राइबोसोम्स हैं बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स। एक हम कहते हैं लार्जर सब यूनिट और
दूसरी कहते हैं हम स्मॉलर सब यूनिट। जो लार्जर सब यूनिट प्रोकैरियोट्स में होती है उसे बोलते हैं हम 50s और इसे बोलते हैं हम 30s। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम इन्हें प्लस करके तो 80 आते हैं बट यहाँ पे 70 क्यों? तो बच्चों वही मैंने बोला, हम इसे ऐड नहीं कर सकते। ये जो बेस्ड है ये बेस्ड है ऑन द सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। तो उसके बेसिस पे कुछ वैल्यू आई है विच इज़ 50s एंड द 30s कि भाई अगर लार्जर सब यूनिट आएगी तो वो 50s पे आई थी, स्मॉलर सब यूनिट आई थी तो वो 30s पे आई थी, और ऑल टुगेदर पूरा 70s का मतलब बेसिकली जो ऑल टुगेदर राइबोसोम है वो 70s पे आया था, ठीक है। तो इसलिए हमने कुछ सर्टेन वैल्यू दी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में 70s होता है। वैसे तो मैं आगे चल के भी ये एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी बट अब भी सुन लो, इंटरेस्टिंग है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इनके पास भी अपना खुद का डीएनए होता है, राइट। इनके पास अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम्स होते हैं वो भी 70s ही होते हैं, ठीक है। यूकैरियोट वाले अलग होते हैं, वो नहीं होते, 70s ही होते हैं। चलो, तो ये मैंने बताया राइबोसोम के बारे में। अब ये ले ली मैंने एक मैसेंजर आरएनए, mRNA। अब इस पे आके जब ये स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट आके बाइंड करेगी मल्टीपल, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पॉलीराइबोसोम। ये क्या स्ट्रक्चर हो गया? ये हो गया पॉलीराइबोसोम, जो कि यहां बना हुआ है, राइट। तो हुआ क्या? जब mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम आके अटैच हो गए या मल्टीपल राइबोसोम आके अटैच हो गए, उस स्ट्रक्चर को हमने कह दिया पॉलीराइबोसोम। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? ये करने की नीड क्या है? तो बच्चों डिटेल में हम देखेंगे बाद में, पर डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। कोई भी काम करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, राइट। तो आरएनए से जब प्रोटीन बन रहा है तो क्या होगा? ये मैंने ले लिया मैसेंजर आरएनए, इस पे आके बाइंड करेंगे राइबोसोम एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम पॉलीराइबोसोम। इंपॉर्टेंट है। चलो, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। हमारा राइबोसोम्स भी हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया, सरफेस स्ट्रक्चर हो गए, सेल एनवेलप भी हो ही गया। हालांकि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, कॉम्पोजिशन होती है, वो सेम रहती है प्रोकैरियोट की भी और यूकैरियोट की भी। पर यहाँ पे अगर सेल मेम्ब्रेन को नोटिस करोगे तो मैंने यहाँ पे अलग अलग टाइप के कुछ इनवेजिनेशंस बनाए हैं। मैंने बनाई है सेल मेम्ब्रेन की कुछ इनवेजिनेशंस जिनको हम बोलते हैं मीजोसोम्स। मीजोसोम्स। अब ये अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर हैं, वो भी देख लेते हैं। एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया कुछ इस टाइप का, अनदर वन इज दिस, और ये है कुछ ये, राइट। तो इसको बोलते हैं वेसिकल, ये है ट्यूब्यूल, और दिस वन इज द लैमेले, ठीक है। बच्चों मैंने ये तो कह दिया कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, अपने आप ये एग्जिस्ट कर रहा है, सारे फंक्शन खुद ही कर रहा है, बट उसके बाद मैंने ये भी बोल दिया कि ना तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ना इसके पास ER है, ना इसके पास गोल्जी है। तो ये सारे फंक्शंस खुद कर कैसे रहा है? क्योंकि इट इज हैविंग दी मीजोसोम्स। बहुत काम की चीज़ है ये, जो बाकी ऑर्गेनिल्स करते हैं वो सारा काम ये मीजोसोम्स कर रहे हैं। क्या क्या काम कर रहे हैं? ये हेल्प कर रहे हैं DNA रेप्लिकेशन में, ये हेल्प कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ATP में,
ये हेल्प कर रहे हैं सिक्रीशन में, सेल डिवीजन में, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो डॉटर सेल्स में, उसमें हेल्प कर रहे हैं। ये इंक्रीज कर रहे हैं सरफेस एरिया। जब भी कोई फोल्डिंग आ जाए समझ लो कि वो क्या कर रही है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने दी ये लाइन और मैंने बोला 1 सेंटीमीटर पे लगा दो डॉट्स। कितनी डॉट्स लगा पाओगे? 5 लगाई मैंने। अब यही मैंने क्या किया, फोल्डिंग्स बढ़ा दी और अब मैंने कहा कि लगाओ 1 सेंटीमीटर पे डॉट। कितनी सारी आ जाएंगी? मल्टीपल डॉट्स आ जाएंगी, राइट। तो इसमें क्या हुआ, सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया। तो मीजोसोम्स वो सारे काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द काम कर रहे हैं जो सेल की इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इनका काम बिना ऑर्गेनेल्स के भी चल रहा है, क्योंकि एटीपी तो बननी ही बननी है ना। बिना एटीपी के कोई काम कैसे होगा? डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा तो इक्वली नए सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? सिक्रीशन नहीं होगा तो कुछ चीज़ें ही सिक्रीट नहीं होगी। और सरफेस एरिया भी क्या कर रही हैं, इनलार्ज कर रही हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट आता है वो आता है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी बच्चों बैक्टीरिया में स्टोरेज के लिए होती हैं इन द फॉर्म ऑफ साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट ग्रैन्यूल। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यू कैन लुक एट इट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि सब कुछ ही इसमें कवर हो गया है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को अगर हम देखें तो, ठीक है। तो लेक्चर 1 में बच्चों हम प्रोकैरियोटिक सेल ही डिस्कस करेंगे बस। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे सारे ऑर्गेनेल्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। टिल देन बाय बाय। रिवाइज ज़रूर करना एनसीईआरटी को।